हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 6 जनवरी 2025। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक जो कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। बिल्डिंग अ सिस्टम फॉर माइग्रेंट वर्कर। माइग्रेंट वर्कर के लिए हमें सिस्टम बनाना है। ये देखो, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी का भी पार्ट बनता है, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस का भी पार्ट बनता है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी का भी पार्ट बनता है ना। तो ये ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आपको काम आएगा, ठीक, 1 में 2 में 3 में सब जगह काम आएगा। विशिंग अ प्रॉस्परस न्यू ईयर प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कीम्स हैं और स्कीम्स डायरेक्टली यूपीएससी और एपीएससी डायरेक्टली स्कीम्स पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर स्कीम्स। विशिंग अ प्रॉस्परस न्यू ईयर, तो ये विशिंग अ प्रॉस्परस न्यू ईयर टॉपिक का कोई नाम वैसा नहीं है, ये क्या है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड टॉपिक है। और ये क्या है, एग्रीकल्चरल पे बेस्ड टॉपिक है, ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए है तो इकोनॉमी का पार्ट बन जाएगा। थर्ड, राइजिंग ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन अ ग्रोइंग कंसर्न। ग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन मिल रहा है। कंटामिनेशन किसका? बहुत सारी चीज़ों का, सल्फर का, नाइट्रेट्स का, यूरेनियम का। तो अभी नाइट्रेट के ऊपर एक रिपोर्ट आया है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ये भी आपको जीएस पेपर 3 में हेल्प करेगा, ठीक है, जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सिस्टम बिल्ड करना है, उसके लिए क्या चैलेंज है। तो गवर्नमेंट एक ई श्रम पोर्टल लेके आई हुई है, ई श्रम पोर्टल और वन स्टॉप सॉल्यूशन। ई श्रम पोर्टल क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट asserts that e-shram portal is the world largest database of unorganized worker। जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनका वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटाबेस जो है वो ई श्रम पोर्टल है, जिसपे 300 मिलियन कितना होता है बताओ? 300 मिलियन 30 करोड़ से भी ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन जिसपे वर्कर्स ने कराया है। तो मैक्सिमम वर्कर कौन से हैं? माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते रहते हैं। पैंडेमिक के टाइम पे, कोविड के टाइम पे ये रियलाइज़ किया गया कि ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं, माइग्रेंट वर्कर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। ऐसा कुछ भी क्राइसिस आया, उनका काम बंद हो गया, उनको वापस अपने घर आना पड़ता है, ठीक है। तो इनका रजिस्ट्रेशन करा के इनको कुछ वैसी बेनिफिट दिलाई जानी चाहिए जिससे इनका वल्नरेबिलिटी जो है कम हो सके। और कोविड के बाद में मई 2021 में ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो ई श्रम पोर्टल बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? प्रीलिम्स में आपको यही सारी चीज़ें आती हैं। लेबर्स के लिए क्या क्या लेजिस्लेटिव प्रोविजन है? 1979 में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट आया। रिक्वायर्ड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ इंटर स्टेट वर्कर। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं वो दूसरे स्टेट के वर्कर्स का डिटेल्स लें। नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आया। रिकमेंडेड है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, सारे वर्कर्स का क्या हो? रजिस्ट्रेशन हो। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट लॉ बना उस पर, जिसमें वर्कर का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, आइडेंटिटी करा दिया जाए। बट ये मेजर्स जो हैं बहुत इनएडिक्वेट हैं और बहुत ज़्यादा हाईली नेग्लेक्टेड हैं और अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। माइग्रेंट वर्कर क्या चैलेंज फील करते हैं? हाईली वल्नरेबल है ना, हाईली वल्नरेबल। की माइग्रेंट वर्कर किसी एक स्टेट से आकर दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो पहले उनको रहने का जगह चाहिए, पैसे उनके पास ज़्यादा है नहीं, तो पैसे नहीं है तो बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशन में, बहुत ही छोटे कमरे में, बहुत ही खराब जगह पे रहते हैं, जहाँ चूहे घूमते रहते हैं, जहाँ आसपास मच्छर बहुत होते हैं, जहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, ऐसे जगह पे उनका रहना होता है ना। कुछ भी बाढ़ आ गया, फ्लड है, कुछ भी आ गया तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को उठानी पड़ती है। चोरी वोरी ये सारी घटनाएं वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती रहती है ना। उनका काम भी बहुत बार सीजनल ही रहता है। तो हाई वल्नरेबिलिटी। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट क्या है? कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट आ गए, अब वो अपने स्टेट जाके वोट भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वोट देने जाने के लिए 4-5 दिन की छुट्टी चाहिए, फिर पैसा नहीं आएगा, तो कहीं वो वोट ही नहीं दे रहे हैं एक तरह से। स्टिग्मा दूसरे स्टेट वाले हैं तो उन पर थोड़ा, और वर्कर कैटेगरी है तो स्टिग्मा आ जाता है। ट्रैफिकिंग है ना, जो छोटे बच्चे हैं, खासकर वुमेन हैं, उनमें ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ यूनियन नहीं बना पाते वो लोग, अपना यूनियन नहीं बनाएंगे तो कलेक्टिव राइट्स नहीं मिल पाता। पुअर एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, जो भी पब्लिक सर्विसेज है, एजुकेशन है, हेल्थ है ना, इनफैक्ट गैस सिलेंडर लेना है, कई बार राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पब्लिक सर्विसेज उनको एक्सेस नहीं हो पा रहा। डेटा गैप क्या बताता है? डिस्पाइट द ई श्रम पोर्टल मेनी रजिस्टर्ड वर्कर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। फॉर इंस्टेंस 80 मिलियन माइग्रेंट वर्कर लैक्ड एक्सेस टू रेशन कार्ड एंड फूड सिक्योरिटी इन 2023।
उनके 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ होता है। 8 करोड़ वर्कर्स के पास, माइग्रेंट वर्कर्स के पास राशन कार्ड भी नहीं है। तो राशन कार्ड नहीं होने से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो बेनिफिट मिलना है वो उनको नहीं मिल पाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक प्लेटफॉर्म होगा जो वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा सारे माइग्रेंट वर्कर के लिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म एम्स टू कनेक्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सेमलेसली। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो एक, ये सिर्फ माइग्रेंट वर्कर के नहीं, सारा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को कैटर करेगा, और जो भी स्कीम्स उनके फायदे की है वो सारे स्कीम्स उनको प्रोवाइड करने की कोशिश किया जाएगा। फॉर एग्जांपल वन नेशन वन रेशन कार्ड, कि अब स्टेट वाइज नहीं, रादर देन कि एक नेशन में एक राशन कार्ड, कहीं भी वो जाए वो राशन कार्ड उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। मनरेगा, मनरेगा का फायदा मिले। मनरेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो विलेज वाले लोग होते हैं उनके लिए अप्लाई होती है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये एक पुराना स्कीम है 1990s का। सोशल असिस्टेंस क्या होता है? इंश्योरेंस, पेंशन, है ना, खासकर ओल्ड एज लोग जो हैं, या लेबर लोग जो हैं, या पुअर लोग जो हैं, या वुमेन लोग जो हैं, उनके लिए पीएम श्रम योगी मानधन, श्रम करने वाले योगी को मानधन देना। ये सारा स्कीम्स लाइक पीएम मातृ वंदना योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना को भी बाद में लिंक किया जाएगा। ये सारे स्कीम्स, ऑल स्कीम्स आर हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। मातृ वंदना योजना क्या है? मातृ या मातृ बोल दो हिंदी में, तो मातृ मतलब माता की बात हो रही है। लॉन्च 2017, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसको मिलता है? वुमेन को मिलता है जो मदर बनने वाले, उनके लिए क्या है? पार्शियल कंपनसेशन फॉर वेज लॉस। वेज लॉस अगर उनके हो रहा है, जो कि हो जाता है कई बार अनऑर्गेनाइज सेक्शन में काम करने वाली वुमेन का, तो उनको क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा, है ना। उनको क्या मिलेगा? आफ्टर द डिलीवरी ऑफ देयर चाइल्ड भी पैसे मिलेंगे, ठीक। तो ये सारा चीज है। मैटरनिटी बेनिफिट 5,000 गिवन टू एक्सपेक्टिंग मदर फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी अंटिल द चाइल्ड इज बॉर्न। एडिशनल 1,000 इज प्रोवाइडेड अंडर द जननी सुरक्षा योजना पोस्ट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल में जाके उनका डिलीवरी हो रहा है तो 1,000 रुपये और मिलेंगे। अलग अलग इंस्टॉलमेंट उनको पैसे मिलते हैं। ये है मातृ वंदना योजना। प्रीलिम्स में डायरेक्टली इसके प्रोविजंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली। और ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स का स्कीम्स आता है, पुराना स्कीम्स भी आता है, काफी आता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये 2011 में लॉन्च हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉवर्टी को एलिमिनेट करना। ये क्या करता है? सेल्फ हेल्प को प्रमोट करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करता है। ऑर्गेनाइजिंग 1 वुमेन मेंबर फ्रॉम ईच रूरल पुअर हाउस होल्ड इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ट्रेनिंग देता है, कैपेसिटी देता है, फाइनेंशियल रिसोर्स को प्रोवाइड करने का काम करता है। अच्छा, अब बात करते हैं वापस वर्कर्स का। वर्कर्स प्रोग्रेस एंड रिमेनिंग इश्यूज क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन का इशू मिलता है वर्कर्स को लेके। माइग्रेंट वर्कर्स को कनेक्टिविटी इश्यूज मिलता है ना, आधार को लिंक नहीं किया मोबाइल से, ये सब चीज़ें मिलती हैं। आइडेंटिटी बेस्ड कई बार एक्सक्लूजन हो जाता है, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता। पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग अनऑर्गेनाइज वर्कर राइट, है ना। गवर्नमेंट का भी, सोशल जो सिविल सोसाइटी है उनका भी फोकस इनके ऊपर बढ़ा है, लोगों का भी। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल वेलफेयर स्कीम, मल्टीपल वेलफेयर स्कीम को सिंगल लाया जा रहा है। इंकरेजिंग जेंडर रिप्रेजेंटेशन, जैसे ई श्रम में 53 से ऊपर % किसका है? फीमेल वर्कर का है। पोर्टेबिलिटी एंड इंक्लूजन नीड्स, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह पोर्टेबल हो पाए उनके बेनिफिट्स, ये बहुत ज़रूरी है एक स्टेट से दूसरे जगह। और उनका एक मैपिंग जरूरी है, डिटेल्ड मैपिंग मतलब एक पूरा डेटा बनना जरूरी है, कितने वर्कर्स हैं, किस स्टेट के हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, किस स्किल में काम कर रहे हैं। और साथ साथ में ई श्रम शुड नॉट बी रिड्यूस टू अ फ्रीवी प्लेटफॉर्म, कि सब कुछ फ्री दिया जा रहा है, वैसा प्लेटफॉर्म की तरह रिड्यूस नहीं होना चाहिए। जेंडर सेंसिटिव अप्रोच होना चाहिए। डेटा डिसएग्रीगेशन को इंप्रूव करना चाहिए, सो दैट कि ज़्यादा अच्छा पॉलिसी बनाया जा सके किसके लिए? माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, और भारत विकसित बन पाए। भारत विकसित तभी बनेगा जब इसके अनऑर्गेनाइज वर्कर, माइग्रेंट वर्कर जो हैं डेवलप्ड हो पाए। विशिंग अ प्रॉस्परस न्यू ईयर, किसके लिए है? हैप्पी न्यू ईयर टू फार्मर, फार्मर के लिए हैप्पी न्यू ईयर की बात की जा रही है ना, ठीक है। तो फार्मर के लिए हैप्पी न्यू ईयर की बात की जा रही है। विशिंग अ प्रॉस्परस न्यू ईयर, ठीक। तो इसमें क्या है? ये है अशोक गुलाटी साहब, ये बहुत बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट हैं जो जब आर्टिकल लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। तो इनके आर्टिकल्स में बहुत कुछ होता है जो एग्रीकल्चर के रिफॉर्म से रिलेटेड होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। एग्रीकल्चर में नए साल में ये क्या रिफॉर्म को सजेस्ट करते हैं।
तो पहले ये बताते हैं कि चैलेंजेस फेसिंग इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर क्या चैलेंज फेस कर रहा है। ये डेटा ड्रिवन, बिल्कुल एकदम रिसेंट डेटा के हिसाब से ये चैलेंजेस बताते हैं, वो पुराने चैलेंजेस नहीं कि हाँ लगभग सारे चैलेंज तो सेम ही रहते हैं, वैसा कुछ नहीं। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, ये आपको पता है क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, लेकिन इसमें रिसेंट डेटा देते हैं। 2024 was the warmest year since 1901 with temperature 0.9 डिग्री सेल्सियस above the long term average। long term average से 0.9 डिग्री सेल्सियस above क्या है, टेम्परेचर। Heat spikes especially during February's wheat grain formation could reduce wheat yields by 5% for every 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो वीट का इल्ड कितना घट जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री परसेंटेज से घट जाता है। जब ये फरवरी महीने की बात हो रही होती है, क्योंकि फरवरी मार्च में फिर आप वीट को क्या करते हो, कटाई करते हो। फूड इन्फ्लेशन 2024 में फूड इन्फ्लेशन 29% बढ़ा, क्योंकि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम हो रहा है। आलू हम लोग बहुत खाते हैं, 67% इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने के लिए मिला। फूड इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई जो है रेपो रेट को रिड्यूस नहीं कर पाई। एग्री एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर का जो एक्सटेंशन सिस्टम है हमारा वो क्या है, बहुत वीक है। वीक क्या है, हमने 109 क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटी रिलीज किया है अपने लेबोरेटरीज से, बट वो वेराइटीज क्या फार्म तक पहुंचा, क्या उसको ग्रो किया गया, नहीं किया गया। मतलब हम एग्रीकल्चर का जो एक्सटेंशन सर्विस है हमारा वो बहुत वीक है। क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में रिसर्च और बढ़ाना होगा, एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन सर्विस और इंप्रूव करना पड़ेगा। अलाइनिंग प्रोडक्शन एस्टिमेट एंड मार्केट रियलिटीज, प्रोडक्शन कितना होगा और मार्केट कितना एक्सपेक्ट कर रहा है उसको अलाइन करना पड़ेगा बेस्ड ऑन डेटा। एआई का यूज उसमें लिया जा सकता है। डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टिमेट ऑफ वीट प्रोडक्शन हाईलाइट्स अ नीड फॉर एक्यूरेट डेटा। गवर्नमेंट ने कुछ और एस्टिमेट किया वीट का प्रोडक्शन, प्राइवेट ने कुछ और, तो ये इससे ये दिखाता है कि हम डेटा भी एक्यूरेटली नहीं दे पा रहे। करंट प्राइस सप्रेशन पॉलिसीज लाइक सेलिंग वीट बिलो एमएसपी, करंट प्राइस एमएसपी के बिलो वीट या कोई भी राइस वगैरह, ऑब्वियसली एमएसपी के बिलो कौन फार्मर बेचना चाहेगा, तो नहीं बेचता है। फार्मर इनकम को कैसे इंप्रूव किया जाए, रूरल वेज हैव स्टैग्नेटेड और डिक्लाइंड ओवर द पास्ट 5 ईयर। रूरल वेज, जो फार्मर्स हैं उनका इनकम भले ही बढ़े, लेकिन जो फार्म लेबरर्स हैं, लेबर जिनका काम है डेली वेजेस, उनका इनकम बढ़ ही नहीं रहा है ना। तो उनके डिमांड, उनके इशू के लिए, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्जेंट अटेंशन देना पड़ेगा। एमएसपी तो आपको पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट क्या देती है, बहुत सारे क्रॉप पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है कि इतने प्राइस पे ये चीज़ क्या होनी चाहिए, बिकनी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। वीट के लिए, राइस के लिए, ऐसे 22 क्रॉप्स होते हैं जहां गवर्नमेंट एमएसपी देता है। मतलब 20 रुपीज़ इनपुट लगा किसी फार्मर का वीट को ग्रो करने में, तो गवर्नमेंट 30 रुपीज़ देती है कि 30 से कम अगर आपको मार्केट में कहीं मिल रहा है इसका प्राइस तो हमें ही बेच दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एमएसपी। रेशनलाइजिंग सब्सिडीज, फार्मिंग में बहुत सब्सिडीज हैं। फार्मिंग में सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर पे 1 लाख करोड़ से ऊपर का सब्सिडी चला जाता है, सोचो, पता भी नहीं चलता आपको, इतना ज्यादा फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दिया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि सब्सिडीज को, फर्टिलाइजर सब्सिडीज को पीएम किसान के साथ मर्ज कर दिया जाए। पीएम किसान भी फार्मर को डायरेक्टली पैसा देने की बात होती है। फूड सब्सिडी को और ज्यादा टारगेट कर दिया जाए। अभी फूड सब्सिडी क्या है, जनरलाइज है। 67% लोग इंडिया में फूड सब्सिडी एंजॉय कर रहे हैं, जो कि जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे बोलना चाहते हैं। मनरेगा को एग्रीकल्चर के साथ अटैच कर दिया जाए। अलाइन मनरेगा विथ एग्रीकल्चरल वर्क एंड पीएम आवास योजना टू मैक्सिमाइज इम्पैक्ट। मनरेगा को एग्रीकल्चर के साथ, है ना, कि मनरेगा वक्त काम करने वाले लोग खेतों में भी काम करें, ठीक है, एक्सटेंशन सर्विसेज में काम करें, ठीक है, ऐसे कम्युनिटी के हिसाब से इसको अटैच किया जा सकता है। पीएम किसान क्या है, फरवरी 2019 इलेक्शन के पहले लॉन्च किया गया। सेंट्रल सेक्टर है, मतलब 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद देगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होने पे 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती, कुछ परसेंट स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर टू प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लैंड होल्डिंग फार्मर्स अक्रॉस इंडिया। तो असिस्टेंस किसको मिलेगा, लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, मतलब फार्म लेबरर्स को कोई असिस्टेंस नहीं मिलेगा। फीचर क्या है, 6000 मिलेगा पर ईयर उनको, फार्मर्स को। एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर, कितना भी बड़ा फार्मर्स हो उसको साल का 6000 रुपया गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। तो मतलब फार्म लेबरर को नहीं मिल रहा, बट जिनके पास थोड़ा भी जमीन है उनको मिल रहा है कि आप इनपुट्स खरीदो, फर्टिलाइजर वगैरह। फर्टिलाइजर पर तो अलग से सब्सिडी है ही,
आवास योजना, आवास योजना तो ऑब्वियसली बहुत पुराना सा चल रहा है। हाउसिंग फॉर ऑल का गोल है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रही है। इतने हाउसेज कंप्लीट हो चुके हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा पक्का हाउस। बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए है। फ्री वी कल्चर मतलब फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री है, फ्री वो, उसको क्या बोलते हैं, फ्री वी कल्चर। फ्री पैसा देना हर महीने 2000 रुपये। इलेक्शन प्रोमिसेस है ना, फ्री वी कल्चर को कम करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिससे सबका फायदा हो, तभी हम विकसित भारत के राह पे चल पाएंगे, यही इनका टॉपिक है ना। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड के अंदर रहने वाला वाटर जो है कंटामिनेट हो रहा है। बहुत सारी स्टडीज आती हैं, हमेशा आती हैं, कुछ नया रिसर्च लेके आती थी, इसमें आपको डेटा मिलेगा भर भर के जो बताएगा ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने असेसमेंट किया है, एनुअल असेसमेंट है, वो बोल रहा है ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का लेवल बढ़ रहा है ना। और 359 डिस्ट्रिक्ट्स थे पहले, अभी 440 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लास्ट 6 ईयर में, जिसमें कि बढ़ा है किसका, नाइट्रेट का लेवल सेफ लिमिट से। सेफ लिमिट क्या है, 45 मिलीग्राम पर लीटर। जैसे आप टैप से पानी खोलते हो ग्राउंड वाटर का, है ना, वो पानी हार्ड वाटर होता है, उसमें बहुत सारे सॉलिड्स डिसॉल्व होते हैं। फिर आप क्या करते हो, आरओ लगाते हो कि वो सॉलिड्स जो उसमें है वो आरओ में कम जाए, ठीक है। तो जो आरओ यूज नहीं कर सकते उनके लिए क्या है, उनके लिए तो ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन हो रहा है। हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न है, हेल्थ रिस्क। तो नाइट्रेट वाला पानी पीने से, ठीक है, नाइट्रेट लेवल कैन लीड टू मेथोमोग्लोबिनीमिया विच रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल टू कैरी ऑक्सीजन। ये बीमारी हो जाएगी, बहुत लंबा नाम है इसका, है ना, अनीमिया से रिलेटेड, ठीक। तो इससे क्या होगा, रेड ब्लड सेल जो होता है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी नहीं कर पाएगा, मतलब ब्लड में आपके बॉडी में ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रहा है, उससे इसके वजह से बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इन्फेंट्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो प्रीलिम्स में इसका नाम भी आ सकता है, इसका नाम, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, है ना। अलग अलग यूपी अलग अलग पीसीएस एग्जाम्स में ये सब आ चुका है, फॉर एग्जांपल बीपीएससी, यूपी पीसीएस। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, हाई नाइट्रेट लेवल कैन ट्रिगर एल्गल बूम्स। नाइट्रेट बढ़ जाएगा तो नाइट्रेट क्या होगा, नाइट्रोजन जाके लेक्स वगैरह में जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे एल्गी बूम कर जाएंगे, क्योंकि नाइट्रेट क्या है, एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करेगा, है ना। तो लेक्स वेक्स क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड क्या है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर, ठीक है, 1970 में एस्टेब्लिश हुआ। इनका बेसिक्स जानना भी इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रेट का कंटामिनेशन स्टेट में राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, ठीक है, देखने के लिए मिला है, बाकी जगह भी हो रहा है। इसमें एग्रीकल्चर का रोल भी है। स्टडीज हैव कंसिस्टेंटली लिंक्ड हाई नाइट्रेट लेवल इन ग्राउंड वाटर टू द प्रैक्टिस ऑफ वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसमें ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और नाइट्रेट के अलावा फ्लोराइड, यूरेनियम, है ना, इन सब चीजों का भी बहुत ज्यादा कंटामिनेशन देखने के लिए मिला है, ठीक है। इंडियाज ओवरऑल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन रेट इज 60%, अ फिगर दैट हैज रिमेन्ड कंसिस्टेंट सिंस 2009। तो ग्राउंड वाटर में 60% एक्सटेंशन हम लोग करते हैं। अराउंड 73% ऑफ ग्राउंड वाटर ब्लॉक आर इन द सेफ जोन, बाकी 27% जो है सेफ जोन में नहीं है। बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा और उनके रिलेवेंट एक्शंस लेना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन, है ना, ठीक है, ये सारी चीजें लेने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।